नागपुर नाम के जंगल में 3 चोर थे, जाबाज, कालू और टिल्लू। ये बहुत शातिर चोर थे और जंगल के सेठ लोगों के यहाँ से बोरिया भर कर पैसे चुराते थे। लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड़ लेती है और उनकी पिटाई कर देती है। जेल से छूटने के बाद वो तीनों एक जगह मिलते हैं। जाबाज कहता है, दोस्तों, ये इंस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत एडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है। तो कालू कहता है, अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। तो टिल्लू बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला कैमरा चलाता है। हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे। तो जाबाज कहता है, बहुत अच्छा टिल्लू, अपने दोस्त को बुलाओ। फिर टिल्लू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला कैमरा ऑपरेट करना सिखा देता है। फिर तीनों घर में डाका डालते हैं और ड्रोन में बांधकर उसे दूसरे तरफ भेज देते थे। पुलिस के सिर के ऊपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है, लेकिन चोरियां लगातार हो रहे हैं। मुझे तो अभी अभी इन तीनों पर ही चोरी का शक है। जरूर ये चोरियां कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मुझे इन पर जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखनी होगी। फिर एक बार जब कड़क सेठ के घर चोरी होती है और पीलू उसके घर की तरफ जाती रहती है, तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई देता है। अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी। अपने कांस्टेबल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। अब उन तीनों की खैर नहीं। एक अमीर सेठ का घर खाली था। वो सभी शादी में बाहर गए थे। तीनों चोर उसके घर में चोरी किए और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे। देखो पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है। तो कालू कहता है, कंगाल कर देंगे और पुलिस देखती रहेगी। तो टिल्लू बोलता है, बहुत होशियार बन रही थी पीलू, हमारी कमर तोड़ दी पिटाई कर करके। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। तभी वहाँ पर पीलू और उसके 2 और कांस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं। ये देखकर जाबाज, टिल्लू और कालू चौंक जाते हैं। अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बनकर गिरूंगी, ऐसे पीलू कहती है। फिर पीलू उस लूट के पैकेट को उन तीनों पर फेंक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं, पीलू और उसके कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं। लो, पकड़े गए ना। आखिर नकल में भी अकल चाहिए, जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस की एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे, इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था
क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं? नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो साधुपुर नाम की गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ। अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपने ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए ये एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ, लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद
पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है, इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपने नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी, ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ। इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं, इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है।
पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है, ले देकर चल। मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ। जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो, पूरे 500 है। अरे नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव की नदी के किनारे जाबाज रहता था। जाबाज का बेटा बबलू और बहू बबली की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उनकी बेटी पीलू को जाबाज बहुत प्यार से पालता पोसता था। जाबाज नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाता था, उन्हें बाजार में बेचता था और उन पैसों से वो पीलू की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा चलाता था। पीलू अब बड़ी हो गई तो जाबाज उसे बोला, पीलू तू अब बड़ी हो गई है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं तुझे मछलियाँ पकड़ना सिखा देता हूँ। पता नहीं कब तक मैं इस दुनिया में हूँ। कम से कम तुझे तेरे पैरों में तो खड़ा कर दूँ, उसके बाद तेरी शादी करवा दूँ बस। दादाजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ लिख कर कुछ न कुछ काम कर ही लूंगी। लेकिन जल्दी ही जाबाज की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर में पड़ जाता है। मैं मछली पकड़ने का काम करूंगी दादाजी। बेटी, मछली पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन पीलू फिर भी मछली पकड़ने के लिए नदी में जाती है, मगर उस दिन उसे मछली नहीं मिलती है। पीलू इसके बाद मजदूरी का काम करने का कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं कर पाती है। किसी दुकान में सेल्स गर्ल का काम करने के लिए ज्वाइन करती है, लेकिन वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? दादाजी, मैं
मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। आप मुझे मछली पकड़ना सिखा दीजिए ना, लगता है वही मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है। फिर जाबाज पीलू को नदी के किनारे लेकर जाता है। देखो पीलू, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। अब तक तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वो काम करो जो तुम्हें पसंद नहीं हो। ये एक खानदानी राज है जिसकी मदद से हम मछलियाँ पकड़ते हैं। ऐसा क्या राज है दादाजी? मछली पकड़ने के लिए मैं नूडल्स का इस्तेमाल करता हूँ। फिर जाबाज पीलू को नूडल से मछली पकड़ना सिखाता है। इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पीलू मछली पकड़ने लगती है। इसके बाद पीलू खुद से मछली पकड़ने आ जाया करती थी। दादाजी देखिए, मैं ये पैसे कमा के लाई हूँ आज की मछली पकड़ने से। वाह बेटी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर पीलू की शादी जाबाज अपने दोस्त के पोते से करवा देता है और पीलू और उसका पति मछलियों का बड़ा सा कारोबार शुरू कर देते हैं। अब पीलू अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है। कालकपुर गांव के जंगल में बबलू टैक्सी चलाता था। उसकी पत्नी पीलू घर का काम करती थी। पीलू और बबलू भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके पूजा करते थे और सुबह शाम उन्हीं के नाम का जाप करते थे। लेकिन गरीबी के कारण बबलू तो एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते थे। लेकिन उसकी ये मेहनत कालू ऑटो वाले को पसंद नहीं थी। वो हर समय उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। ये ओवर टाइम करके अमीर हो जाएगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन पीलू कहती है, सुनिए जी, आप ओवर टाइम करते हैं, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, मुझे तो बहुत चिंता रहती है। हमारी गरीबी दूर करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तो रहेगी ना। जब अपने बच्चे होंगे उसके बाद उनकी स्कूल की फीस, हमारा घर का खर्चा। थोड़े दिनों की बात है, भगवान विष्णु सब ठीक कर देंगे। आप सही कह रहे हैं जी, भगवान श्री विष्णु जी ही हमें संभाल कर रखे हैं। हमें तो उनका नाम जपते रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू मेहनत करता था तो उसको ज्यादा लोग जानने लगे थे। ओवर टाइम में भी मुनाफा होने लगा। कालू इसे बहुत गुस्से में आ जाता है। इसको मजा चकाना ही होगा, बहुत कमा रहा है ये आजकल। ऐसा सोचकर उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसकी टैक्सी को चुराकर भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो उसकी टैक्सी नहीं दिखती है। पीलू दुखी होकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बैंक से लिया हुआ टैक्सी लोन भी चुकाना बाकी है। हमें अब कुछ और रास्ता तलाशना होगा। सब श्री विष्णु जी की लीला है, उनकी जैसी मर्जी। हमें अपनी भक्ति में जरा सी भी कमी नहीं करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमें भगवान की कृपा पर शक नहीं करनी चाहिए। उसके बाद पीलू और बबलू मजदूरी करने लगते हैं। कालू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कर दिन रात मेहनत। बबलू मुश्किल से मकान मालिक को किराया देता है, बैंक वालों का लोन चुकाता है। ऐसे ही ज्यादा मेहनत करने से दोनों पति पत्नी बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हे श्री विष्णु, अब हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? हमें माफ कर दीजिए भगवान। तभी वहाँ भगवान श्री विष्णु प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, तुम दुखी मत हो, तुम्हें बिना स्वार्थ के मेरी भक्ति की है। तुम्हारे दुख तकलीफ को मैं अब खत्म कर दूंगा। तुम दोनों हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हारी परीक्षा अब खत्म होती है। मैं तुम्हारे दोस्त हरिया के जरिए तुम्हें मदद भेज रहा हूँ। ऐसे कहकर भगवान अंदर ध्यान हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान जी की जय हो। अगले दिन बबलू का दोस्त हरिया उसे अपने गैरेज में बुलाता है। बबलू, पीलू भाभी, मेरे पास पुरानी टैक्सी है। मैं अभी एक नई तकनीक सीख के आया हूँ। जैसे
पुरानी गाड़ियों को जोड़कर उन्हें काम में लाया जा सकता है। मैं डबल टैक्सी तैयार कर दूंगा। हरिया भाई, मैं तुम्हें पैसा कैसे दे सकूंगा? मैंने पैसे कहाँ मांगे बबलू भाई, तुम टैक्सी चलाओ और जब करोड़पति बन जाओ तो पैसे दे देना। तो पीलू बोलती है, आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब, भगवान विष्णु आपको हमेशा खुश रखे। जी भाभी, देखो बबलू डबल टैक्सी से डबल सवारी मिलेगी, मतलब एक ही बार में डबल कमाई। अब तुम्हें डबल शिफ्ट नहीं करने की जरूरत होगी। फिर हरिया डबल टैक्सी बनाता है और बबलू टैक्सी को ले जाकर जंगल में चलाने लगता है। ये देखकर कालू दंग रह जाता है। बबलू की डबल टैक्सी में बहुत सारी सवारी बैठ जाते थे। पीलू, देखो विष्णु भगवान जी ने कैसे हमें मुसीबत से बाहर निकाल दिए हैं। जी, हमारे तो वही सहारा है। अब उनकी सेवा और अच्छे से किया करेंगे। उनकी सुख में ही हमारा सुख है। लेकिन हमारी टैक्सी किसने चुराई होगी? मैंने चुराई थी टैक्सी। अब मैं तुम्हारी डबल टैक्सी में आग लगा दूंगा। ऐसे कालू बोलता है। लेकिन कालू जैसे ही आगे बढ़ता है, भगवान विष्णु का गधा उसे जोर से मारता है और वो बहुत दूर फेंका जाता है। जय भगवान विष्णु जी की। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। थोड़े ही दिनों में उन्हें एक बेटा होता है जिसका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पहला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना था। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो। पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी? हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है
और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।